आज हम मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी की बात करेंगे संविधान के भाग 4 को। ठीक है, तो आपको पता होगा कि एक समय था जब राजा महाराजाओं का ज़माना था, राजतंत्र था पूरी दुनिया में। उस समय क्या होता था कि राजा महाराजा के केवल अधिकार होते थे और जितने भी प्रजा होते थे उनके केवल कर्तव्य निर्धारित किए जाते थे। आप जितने भी दुनिया में पूरे देखेंगे प्राचीन काल से लेकर के मध्यकाल तक, तो यही स्थिति चलते रही। मतलब सिर्फ प्रजा को कर्तव्य होता था कि उसे क्या करना है, उसके पास कोई अधिकार नहीं होते थे। लेकिन जैसे जैसे आधुनिक युग का आगमन हुआ और कई नागरिक अधिकार के लिए आंदोलन हुए, धीरे धीरे दुनिया में कई क्रांतियाँ हुई, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, और उस तरह से दुनिया में लोकतंत्र का विकास होना शुरू हुआ, आधुनिक लोकतंत्र का। तो उसमें क्या हुआ कि अब व्यक्तिगत अधिकारों को प्राथमिकता दी गई, राजतंत्र खत्म हो गया, लोकतंत्र हुआ। तो अब लोगों की बात करने लग गई। मतलब लोगों को तो तमाम तरह के मूल अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, मानव अधिकार, बहुत सारी चीज़ मिलने शुरू हुए। और इस प्रक्रिया में हम देखते हैं कि अब कर्तव्य की बात लोग भूल गए। मतलब अधिकार तो मिले लेकिन कर्तव्य की बात अब उसमें नहीं थी। और यही कारण है कि प्राय जो लोकतांत्रिक देश है, जैसे कि अमेरिका में मौलिक कर्तव्य वहाँ के संविधान में नहीं है, कनाडा में नहीं है, फिर दूसरा बड़ा क्रांति फ्रांस में हुई नहीं है, जर्मनी में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। लेकिन ये बात इसके ठीक विपरीत हम देखते हैं कि जो समाजवादी देश है, जहाँ पे जैसे कि साम्यवादी रूस, ठीक है, वेनेजुएला, चीन, उत्तर कोरिया, कुल मिलाकर के जो कम्युनिस्ट या समाजवादी देश है वहाँ पे मौलिक कर्तव्य को प्राथमिकता दी जाता है। मतलब वहाँ मौलिक कर्तव्य ही वहाँ आपके मूल अधिकार को निर्धारित कर सकता है। तो खैर को जो भी हो, तो भारत में क्या हुआ कि 1975 में जो आपातकाल लगा, 75 से 77 के बीच में जो आपातकाल था, इस दौरान ये बात उठी कि नागरिकों का मौलिक कर्तव्य भी होना चाहिए। तो इसीलिए कांग्रेस सरकार ने 1976 में स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया। ठीक है, और स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के अनुसार 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसे अपना लिया गया और इसके लिए संविधान में नए भाग 4 को जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 को जोड़ा गया। ठीक है, उस समय 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। बाद में एक और मौलिक 2002 में 86 संशोधन द्वारा एक जोड़ा गया 11, यानी कुल अभी 11 मौलिक कर्तव्य है। तो उसकी सूची एक बार देख लेते हैं। पहला जो है, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजो करके रखें और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। देश की रक्षा करें, ठीक है ना, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा, ठीक है ना, करना है। भारत के सभी लोगों में समरसता, ठीक है, समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, ठीक है, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित किसी भी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करना है जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। हमारी सामाजिक संस्कृति, कंपोजिट कल्चर, समन्वित संस्कृति जिसको बोलते हैं, उस संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसमें वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करें और उसका संवर्धन करें, मतलब उसको बढ़ाएं। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ठीक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। 4 चीज़ है, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। ये जो है 11 नंबर 2002 में जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन के अध्ययन के द्वारा। इसमें 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, ये बात थी। क्या ये देखते हैं कि इसकी विशेषता क्या है। सबसे पहले जो इसकी विशेषता है, मूल कर्तव्य क्या है, ये एक वास्तव में देखा जाए तो नैतिक कर्तव्य है और कुछ नागरिक कर्तव्य है, मतलब सिविल ड्यूटी है। ठीक है, जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम का जो उच्च आदर्श है उसका सम्मान करना एक नैतिक दायित्व हो सकता है।
लेकिन राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रीय गान का आदर करना एक नागरिक कर्तव्य, सिविल ड्यूटी है। ध्यान से यदि गौर से देखेंगे, अभी हम इस पर डिस्कस अलग से करेंगे, इस 2 नंबर के पॉइंट पर अलग से हम डिबेट करेंगे। तो इसमें क्या है कि ये मूल भारतीय परंपरा, पौराणिक कथाओं, ठीक है, धर्म और पद्धतियों से संबंधित है। इस पर देखते हैं। अभी ध्यान रहे कि मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए दिया गया है, ठीक है। ये भी निर्देशक तत्वों की तरह गैर न्यायोचित है, मतलब इसके उल्लंघन पर या इसको नहीं मानने पर इस पर न्यायालय में इसे लागू नहीं करवाया जा सकता है। तो हम इस पर बात करते हैं 2 नंबर पर कि ये भारतीय परंपरा, पौराणिक कथाओं, धर्म और पद्धति से कैसे संबंधित है। देखिए, प्राचीन काल से ही भारत में व्यक्ति के कर्तव्यों पर जोर दिया जाता रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे वो भगवत गीता हो, रामायण हो या अन्य शास्त्रों और ग्रंथों हो, उसमें लोगों को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया है। गीता में तो यहाँ तक कहा गया है, जो काफ़ी पॉपुलर है, क्या है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। मन कर्तव्य की ही बात कर रहा है कि आप कर्तव्य कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। गांधी जी ने कहा था कि हमारे अधिकारों का सही स्रोत हमारे कर्तव्य होते हैं। यदि अपने कर्तव्य का सही ढंग से निर्वाह करेंगे तो हमें अधिकार मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। आज भी हम अपनी परंपरा में देखते हैं, हमारी संस्कृति में, आप खुद अपने आसपास पड़ोस, अपने घर पर सोचें तो हम माता पिता के लिए, बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, महिला पुरुष के लिए, सबके समाज में अलग अलग कर्तव्य बटे होते हैं। मतलब कि हम आज भी परिवार में एक बेहतर कर्तव्य करने पर जोर देते हैं। सबका बड़ों के प्रति आदर और बच्चों का क्या कर्तव्य होगा, महिला पुरुष सबका आप ध्यान से देखेंगे कि हम लोग कर्तव्य पर अभी भी ज़्यादा जोर देते हैं। तो इस प्रकार से ये जो देखा जाए, यानी पूरे शास्त्रीय परंपरा में आप पूरा इतिहास पढ़ लेंगे तो आपको ये चीज़ दिखेगा कि हम लोग कर्तव्य परायण व्यक्ति रहे हैं। तो यही कारण है कि जो मौलिक कर्तव्य में जो जितनी बातें की गई, उन सारी बातों को देखिएगा तो वो कहीं ना कहीं वो भारतीय मूल्य, परंपरा, पौराणिक कथाओं, धर्म पद्धतियों से संबंधित है। लेकिन कई लोग मूल कर्तव्यों की आलोचना भी करते हैं, जैसे कि ये जो सूची है ये पूर्ण नहीं है, ठीक है। यहाँ तक कि सवन सिंह जो कमेटी थी उसमें भी कई बातें की गई थी, जैसे कर देने को मूल कर्तव्य बनाया गया था, लेकिन उसको नहीं शामिल किया गया। तो ये पूर्ण नहीं है। बहुत सारे ऐसे चीज़ थे जिसको शामिल किया जा सकता, जैसे मतदान हो गया, कर अदाई हो गया, परिवार नियोजन हो गया, इसको मूल कर्तव्य में शामिल किया जाना चाहिए था। लोगों के ये मानना है, इसकी आलोचना इस आधार पर होती है। कुछ बहुत अस्पष्ट और बहुअर्थी या आम व्यक्ति के लिए बहुत ही क्लिष्ट है, समझने लायक नहीं है, जैसे कि उच्च आदर्श, सामाजिक संस्कृति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इसका कोई कई अर्थ निकल सकते हैं या किसी को समझ में नहीं है क्या इसका मतलब, वैज्ञानिक दृष्टिकोण में क्या वो अपनाएगा, एक आम व्यक्ति के लिए जटिल है समझना। फिर इसकी गैर न्यायिक छवि, इसमें तो कोई शक नहीं, इसकी आलोचना इस पर होना ही है। चौथी बात यह है कि मूल कर्तव्य को उन सभी को मानना है जो संविधान से संबंध ना भी हो। मतलब कि बहुत सारी बातें इसमें है जो संविधान में नहीं है, उसे भी मौलिक कर्तव्य में शामिल कर लिया गया है। वास्तव में मौलिक कर्तव्य को जो संविधान में आप शामिल किए हैं, तो उसमें मौलिक कर्तव्य को वही होना चाहिए था जो संविधान में जो बातें दी गई है। उदाहरण के लिए जैसे कि आप ये 2 नंबर देखिए, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय को प्रेरित करने वाले को सही समझ उनका पालन करें। तो ये कहीं भी संविधान में उस तरह से डायरेक्ट कोई दिया नहीं गया। मूल कर्तव्यों की आलोचना के बावजूद इसके अपने महत्व है और हमेशा रहेगा। जैसे कि सबसे पहला महत्व ये है कि यह नागरिकों के जो मूल सचेतक के रूप में काम करता है। मतलब कि जब भी हम अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं या कोई भी नागरिक अपने समाज, देश, ठीक है, और कहीं भी अपने जब अधिकारों के बारे में प्रयोग करेंगे जानते हैं और मौलिक कर्तव्य के बारे में उसको एहसास कराता है। और सपोज कीजिए कि ये मौलिक कर्तव्य हर व्यक्ति को पता चल जाए तो कुछ भी करने से पहले एक बार अपने कर्तव्य के बारे में ज़रूर सोचेंगे। तो एक मतलब एक सचेतक के रूप में है। अगला है कि चेतावनी के रूप में भी है ये। जैसे कि कोई भी लोग जैसे तोड़ फोड़, आगजनी या अवैध काम जो करता है, जो बात हमने इसमें लिखा गया है, कोई आंदोलन वगैरह में सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट किया जाता है, तो उनके लिए एक चेतावनी का काम कर सकता है। तीसरी बात है कि मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत जैसा है, क्योंकि यदि आपको मौलिक कर्तव्य पता है तो क्या होगा कि आपको
राष्ट्र के प्रति भक्ति या फिर राष्ट्र के लक्ष्य के में कुछ भी प्राप्त करने के लिए आपको ये प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करेगा। आप वन, जंगल, झाड़, नदी, झील या राष्ट्रीय ध्वज वगैरह देखेंगे तो उसके प्रति एक सम्मान डेवलप होगा, इसीलिए प्रेरणा स्रोत भी है। किसी विधि की संवैधानिक विधिता, मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति पकड़ा जाता है किसी अन्य अपराध में, और जब उसको पता चले कि ये व्यक्ति वही है जो झंडा को जलाया था, सार्वजनिक संपत्ति को तोड़फोड़ करता है, स्त्रियों के प्रति ऐसा समझ रखता है, मतलब वो चीज़ जो मौलिक कर्तव्य में लिखी हुई है वैसी विरोधी बातें हमें यदि मिलेगा तो हम सोच सकते हैं कि व्यक्ति वास्तव में अपराधी प्रवृत्ति का है ये या देशभक्त नहीं है। जो भी आप कर सकते हैं, मतलब उसमें एक किसी विधि की संवैधानिक वैधता की जाँच भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसी आधार पर सांसद चाहे तो उसमें उचित अर्थदंड या सजा का भी प्रावधान कर सकता है। मतलब ऐसे प्रवृत्ति के व्यक्ति को देख के हम कह सकते हैं कि यदि वो देश के प्रति इतना बैर रखता है या मोहब्बत नहीं करता है, झंडा जलाता है, ये वो करता है, तो ज़रूर ये व्यक्ति जो है सज़ा के लायक होगा, या दूसरे धाराओं में उससे हम केस करके उसे सज़ा दे सकते हैं। तो इस प्रकार ये मौलिक कर्तव्यों का महत्व है। तो कुल मिला करके हमने क्या देखा कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से आया, क्या आया, उनकी क्या क्या बातें हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उनकी आलोचना क्यों होती है और उनका महत्व क्या है।